मेरा नाम रश्मि है। मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक धोबी के साथ करवा दी थी। वो सबके कपड़े धोया करता था, मेरे कपड़े भी धोता था। लेकिन एक बात बहुत ही अजीब थी। मेरी ससुराल के बिल्कुल बराबर वाले घर में एक औरत रहती थी। उसकी एक जवान बेटी भी थी। मेरा पति उस पड़ोसन के घर से कपड़े लाता था, उसकी गठरी बांध कर छत पर ले जाता था और कहता था कि उसके कपड़ों से बहुत बदबू आती है, इसलिए मैं इन्हें छत पर धोने के लिए चला जाता हूँ। कुछ दिन के बाद मोहल्ले में शोर मचा कि वही पड़ोसन जिसके कपड़े मेरा पति धोता है, उनकी बेटी तो प्रेग्नेंट हो गई है, जबकि वो लड़की तो कुंवारी थी। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। न जाने क्यों मेरा दिल बेचैन रहने लगा था। अजीब सी घबराहट हो रही थी। मुझे अपने पति पर शक हो रहा था। तभी एक दिन मैं छत पर चली गई और वहां जाकर देखा कि मेरा पति आखिर पड़ोसन के यहाँ के कपड़ों के साथ करता क्या है। और मैं जब ये सच छत पर देखने के लिए गई तो मेरे पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। ऐसा लगा जैसे मुसीबत का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा है। क्योंकि मेरा पति तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे परिवार में दो भाई और मेरे मम्मी पापा रहते थे। मैं अपने माता पिता की लाडली बेटी थी, जैसे हर बेटी अपने माता पिता की लाडली होती है। मायके में मेरी जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। मेरे अंदर बहुत घमंड था। मैं चाहती थी कि मेरी जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी। इंटर कंप्लीट करके बीए में अभी अभी एडमिशन लिया था। दोस्तों के साथ जिंदगी बहुत ही बढ़िया गुजर रही थी। घर में दोनों भाई भी अच्छी नौकरी करते थे और मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। मेरे पापा बीमार थे, इसलिए ज्यादातर घर में ही रहते थे और मम्मी घर के सारे काम संभालती थी, मगर मुझसे घर का कोई काम नहीं करवाती थी। उनका कहना था कि बेटियां ससुराल जाकर तो सारे काम करती ही हैं, मायके में उन्हें आराम करना चाहिए। मुझे अपनी मम्मी की बातें बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो हमेशा समझदारी वाली बातें करती थी। कभी कभी तो वो ये भी कहती थी कि जब मेरी बहुएं आएंगी तो मैं उनसे भी काम नहीं करवाऊंगी। मैं सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर उनके साथ रहूंगी। मेरी बहुत सिंपल सी फैमिली थी। मेरे घर वालों की सोच भी बहुत सादी थी, लेकिन मेरी सोच उनसे बहुत अलग थी। मेरे माता पिता गलतियों को माफ़ बहुत जल्दी कर दिया करते थे, मगर मैं ऐसी नहीं थी, क्योंकि मुझे ना तो गलती बर्दाश्त थी और ना ही गलती करने वाला इंसान। मैं बेवजह की गलतियां करने वाले इंसान को खरी खोटी सुनाया करती थी, जबकि मेरे माता पिता उन लोगों को प्यार से समझाते थे। उनका यही कहना था कि गलती करने वाला इंसान जानबूझकर गलती नहीं करता, मगर नादानी में किसी इंसान से एक बार गलती हो भी जाती है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे समझाएं, प्यार से समझाएं, ताकि आइंदा वो गलती करने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन अगर हम किसी के साथ सख्ती करेंगे तो वो भावनाओं में बहकर दोबारा से भी गलती करने के बारे में सोच सकता है। मैं तो अपने माता पिता की हर बात पर एग्री हो जाती थी। फिलहाल मेरी शादी की उम्र हो रही थी। मेरे माता पिता और मेरे भाई मेरे लिए अच्छे से रिश्ता तलाश करने पर तुले हुए थे। भाइयों ने अपने दोस्तों से कह दिया था कि कोई अच्छा रिश्ता हो तो हमारी बहन के लिए ज़रूर बताना, और मेरे मम्मी पापा ने आसपास के लोगों और रिश्तेदारों से भी बोल दिया था कि हमारी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता बताना, हम उसकी शादी करना चाहते हैं। हमारी बेटी जवान हो रही है। मेरे माता पिता को हमेशा ही मेरी बहुत फिक्र रहती थी। मुझे याद था बचपन में जब मेरा कोई सामान आना होता था या कोई त्योहार करीब आता तो उन्हें सबसे ज़्यादा फिक्र मेरे कपड़ों की हुआ करती थी। अब जब मैं बड़ी हुई थी तो मेरे रिश्ते की फिक्र करने में वो लोग आधे हुए जा रहे थे। मेरे पापा की तबीयत खराब तो पहले ही रहती थी, लेकिन अब काफ़ी समय से उनकी ज़्यादा ही तबीयत खराब रह रही थी। इसलिए उनकी भी तमन्ना यही थी कि जीते जी इकलौती बेटी की शादी देख ले, और मेरे दोनों भाई भी यही चाहते थे कि वो अपनी शादी बाद में करें, पहले अपनी बहन को खुशी खुशी विदा कर दें। मगर किसी को नहीं पता था कि पापा की ज़िंदगी बहुत कम है। अचानक रात के समय तबीयत बिगड़ने के कारण उनको अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पापा की मौत के बाद घर काफ़ी अफसोस में डूब गया था। सबसे ज़्यादा अफसोस तो मेरी मम्मी को हुआ था। वो उनकी जीवन साथी थी। दोनों भाइयों की नौकरी अच्छी थी, मगर फिर भी मैं भी जॉब करना चाहती थी, क्योंकि मेरा बीए फाइनल हो चुका था। मम्मी और भाइयों ने मना भी किया था कि तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है। मैंने सोचा कि जब तक शादी नहीं हो रही है, अपना शौक ही पूरा कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे लिए कोई बेहतर रिश्ता नहीं आया था।
हमारे यहाँ कभी-कभी मेरी दादी आ जाया करती थी। उनका हमारे साथ बहुत मन लगता था, लेकिन वो चाचा जी की फैमिली के साथ उन्हीं के घर में रहती थी। मेरे दोनों भाई जो पापा के सामने बहुत अच्छे हुआ करते थे, पापा के मरने के कुछ समय बाद ही तो उन्होंने धीरे-धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। दोनों भाइयों की अच्छी नौकरी थी, अच्छा कमाया करते थे। उन्हें लगा कि पापा के मरने के बाद उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से वो दोनों नौकरी करके अपने सारे पैसे घर में ही दे रहे हैं। न जाने हमारे घर को किसकी नज़र लगी थी। बड़े भैया ने अपनी मर्जी की शादी कर ली और छोटे भैया ने अपनी सैलरी के पैसे अपने पास रखना शुरू कर दिए। उन्होंने मम्मी को कुछ नहीं दिया। बड़े भैया की पत्नी ने भी अपने पति से मना कर दिया था कि जब तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी माँ के हाथ में पैसे नहीं देता तो तुम क्यों देते हो। दोनों ही भाई बेगाने हो गए थे। दोनों को अपनी बूढ़ी माँ और जवान बहन नजर नहीं आती थी। वो दोनों एकदम इतने बदल जाएंगे, हमने तो सोचा भी नहीं था। वक्त गुजरता जा रहा था। मैं जॉब कर रही थी। मेरी सैलरी के जो पैसे आते थे उनसे मैं अपना और मम्मी का गुजारा किया करती थी। छोटे भैया की नौकरी दूसरी कंपनी में लग गई थी, इसलिए वो घर में कम ही आया करते थे। उन्हें कंपनी की तरफ से फ्लैट भी मिला था। वो ज़्यादातर अपने फ्लैट में अपने दोस्तों के साथ रहते थे और मेरे बड़े भैया, उन्हें तो बस अपना और अपनी पत्नी से ही मतलब था। घर के इतने बिगड़ते हुए हालात और बदलते हुए बेटों को देखकर मेरी मम्मी को मेरी शादी की और भी ज़्यादा फिक्र होती जा रही थी। मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी इस बात से कि मेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ पा रहा। मगर जब जब घर में इतनी परेशानियां आ गई थी, भाभी भी अच्छी नहीं थी, दोनों भाइयों ने भी मुंह फेर लिया था, तो मम्मी ने फैसला कर लिया था कि अब मेरा जो भी रिश्ता आएगा वो मेरी शादी कर देंगी, क्योंकि वो आखिर कब तक मुझे नौकरी करते हुए देख सकती थी। दोनों भाइयों में से कोई भी हमें 1 रुपया तक न देता था। हम अपने सारे खर्चे खुद ही उठाते थे। ये सब देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था और मैं पापा को याद करती थी कि काश पापा जिंदा होते तो हमारे घर के हालात ऐसे न बदलते। अब तो भाइयों को मेरी शादी की भी कोई फिक्र नहीं थी। कभी कभी दादी हमारे घर आ जाया करती थी, दोनों भैया को बहुत समझाती थी, मगर वो लोग यही कहते थे कि अब महंगाई का दौर है, पापा तो चले गए हैं, अब सब कुछ हमारे सर पर ही है, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि वो अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे, सिर्फ अपने अपने बारे में ही सोच रहे थे। मैंने कई बार मम्मी से कहा था कि हम लोग चाचा जी के घर चलते हैं, दादी के साथ रह लेते हैं, मगर मम्मी और दादी के बीच लड़ाई झगड़े होते थे। इस वजह से मम्मी ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि मैं पहले तुम्हारी शादी करूँगी, तुम्हें तुम्हारे घर का करूँगी, उसके बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। मेरी क्या है, मेरी ज़िंदगी तो कट ही जाएगी। मैं बहुत उदास हुआ करती थी और सोचती थी कि मेरा जॉब करने वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर मैं जॉब ना करती तो मेरा और मेरी मम्मी का क्या होता। फिलहाल जिंदगी जैसे तैसे गुजर रही थी। दादी को मेरा बहुत ख्याल रहता था। भले ही वो मम्मी से चिढ़ती थी, मगर मुझे फ़ोन करके अपने पास बुलाया करती थी। मैंने एक दिन मम्मी से कहा, चलो ना मम्मी, दादी के पास चलते हैं। और मम्मी ने कहा कि बेटा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। मगर मैंने इनकार कर दिया था कि मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊँगी, मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा। अपनी मम्मी के बिना मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी और के साथ रहने का। मैं मम्मी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए स्कूल जाने के बाद हमेशा उनके साथ रहती थी, क्योंकि मेरे पीछे भाभी मेरी मम्मी के साथ बहुत गलत व्यवहार करती थी। दिन गुजरते जा रहे थे, जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी। रात का समय था और मैं अपने कमरे में बैठी हुई मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी। अचानक मेरी मम्मी कमरे में आई और मुझसे कहने लगी कि बेटी, तुम कल कॉलेज मत जाना, बहुत थक जाती हो, घर के काम भी करती हो और स्कूल में भी पढ़ाने के लिए जाती हो। मैं तो सोच रही हूँ कि तुम टीचिंग छोड़ दो। मैंने कहा, नहीं मम्मी, मैं टीचिंग नहीं छोड़ सकती। अगर मैंने टीचिंग छोड़ दी तो आपका और मेरा गुजारा कैसे चलेगा। पापा के जाने के बाद आप भी बीमार रहती हैं, आपकी दवाइयाँ चलती रहती हैं, भाइयों को तो कोई फिक्र ही नहीं है, तो फिर आपकी दवाई का खर्चा कौन उठाएगा। मम्मी कहने लगी कि नहीं बेटी, तुम मेरी फिक्र मत करो, अपना ख्याल रखा करो। बस एक बार तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए, फिर मैं तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हो जाऊंगी। मैं कहती थी कि नहीं मम्मी, मैं शादी नहीं करूंगी। पहले मैं शादी करना चाहती थी,
मेरे दिल में शादी की तमन्ना जाग जाती थी, मगर अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। मम्मी कहती थी कि नहीं बेटी, ऐसी बातें मत करो। तुम्हारे पापा और मैं तुम्हारे लिए हमेशा फ़िक्रमंद रहे हैं। देखो, हर माता-पिता यही चाहते हैं कि उनकी बेटी जल्द से जल्द विदा हो जाए। तुम्हारे भाई भी यही चाहते थे। पता नहीं तुम्हारे भाइयों को क्या हो गया। दोनों सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगे हैं। बातें करते हुए मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपने दोनों हाथों से उनके आंसू पोंछे और कहा कि अच्छा ठीक है, आप रोना बंद करो, मैं शादी कर लूंगी, मगर आपको रोते हुए नहीं देख सकती। अपने भाइयों और भाभी पर तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। कई बार मेरा उन तीनों से झगड़ा हो गया था, क्योंकि जैसा कि मैं अपनी कहानी में आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो माता पिता जो अपनी संतान को सारी जिंदगी लाड प्यार से पालते हैं और वो बड़े होकर अपने माता पिता से सारे संबंध खत्म कर देती है, क्या वो संतान होती है? नहीं, उसे संतान नहीं कह सकते। मैं अपने भाइयों से कहती कि आप लोग हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे हो, तो उन्हें लगता था कि मैं उनके साथ बदतमीजी कर रही हूँ। वो लोग मुझसे बात तक नहीं करते थे और मम्मी से भी कहते रहते थे कि अपनी बेटी को संभाल लो, मगर मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करती थी। मैं खुद भी यही चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए, क्योंकि मेरे साथ की सारी लड़कियों की शादी हो चुकी थी। रही मम्मी की बात, तो मैंने सोच लिया था कि शादी के बाद यहाँ आती जाती रहूंगी, मम्मी का ख्याल भी रख लूंगी। जब मेरी शादी का जिक्र मम्मी करती थी, तो मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती थी। मैं मन ही मन मुस्कुराया करती थी। जॉब करने को भी मेरा मन नहीं करता था, क्योंकि मैं बहुत थक जाती थी, लेकिन कभी मैंने अपनी थकान अपनी मम्मी को नहीं दिखाई थी। कहते हैं ना कि इंसान को जब किसी चीज़ का शौक होता है, तो वो शौक पूरा होते ही उसका मन भर जाता है। मेरा मन भी जॉब करने के बाद भर गया था और मुझे ये नहीं पता था कि जॉब करना मेरे लिए गले ही पड़ जाएगा। अब तो मैं चाहकर भी जॉब नहीं छोड़ सकती थी। मैं ना तो जॉब करना चाहती थी और ना ही घर से निकलना चाहती थी, क्योंकि जब मैं घर से निकलती थी, तो लोग मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखते थे। लोगों की नज़रों में यही सवाल होता था कि इसकी अभी तक शादी क्यों नहीं हो रही है। सच बात ये थी कि जब सब कुछ ठीक था, तब मेरे रिश्ते आ रहे थे, तो मेरे माता पिता को मेरे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता चाहिए था। लेकिन अब जब घर के हालात ख़राब हो गए, तो मेरे अच्छे क्या मामूली रिश्ते आना भी बंद हो गए थे। घर से बाहर निकलती तो हर किसी की नज़र ऐसी होती थी जैसे न जाने मैं कोई चीज़ हूँ। मैं बस अब घर में ही रहना चाहती थी। वैसे भी मम्मी का और मेरा इतना खर्च तो था ही नहीं, बस हम लोग अलग खाना ही तो बनाते थे। छोटे भैया तो अगर ज़्यादातर घर में रहते ही नहीं थे और बड़े भैया अपनी पत्नी के साथ अपना खर्च अलग से किया करते थे। बिजली का खर्च और सिलेंडर का खर्च तो भैया ही दिया करते थे और घर हमारा अपना था, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बस मुझे खाना, मम्मी की दवाइयाँ और अपने और मम्मी के कपड़ों का बंदोबस्त ही करना होता था। कपड़े भी किसी त्योहार पर ही बनते थे। मैं फिजूल खर्ची नहीं करती थी। जो काम ज़रूरी होते थे, पहले उन पर ध्यान दिया करती थी। हम दोनों माँ बेटी के लिए मेरी सैलरी के पैसे भी काफ़ी होते थे, जबकि मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अब घर में रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लूँगी, तब भी हमारा एडजस्टमेंट आराम से हो जाएगा। मैं ये भी जानती थी कि लोग ऐसी नज़र से क्यों देखते हैं, क्योंकि सब इस बात से वाकिफ़ थे कि हमारे घर के हालात कैसे हैं और भाइयों का सलूक भी हमारे साथ कैसा है। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी। मम्मी पड़ोस वाली आंटी के यहाँ गई हुई थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और जाकर दरवाज़ा खोला, तो सामने एक औरत खड़ी हुई थी। मैंने उस औरत की तरफ देखा। वो प्यार से मुझसे पूछने लगी कि बेटी, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? ज़रा उन्हें बुलाओ तो सही। मैंने कहा, आंटी जी, आप कौन हैं? मम्मी तो घर पर मौजूद नहीं है। मैंने उन्हें अंदर आने का इशारा किया था। वो अंदर आ गई थी और कहने लगी कि मैं तुम्हारी मम्मी की जानने वाली हूँ, उनसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। उनकी बात सुनकर मैंने कहा कि थोड़ी देर आप इंतज़ार कर लीजिए, मम्मी आती ही होंगी। मम्मी पड़ोस के घर तक ही गई हैं। वो मेरी बात सुनकर वहीं पर बैठ गई थी और भाभी भी घर में मौजूद नहीं थी, वो अपने मायके गई हुई थी। वैसे भी भाभी के घर में होने ना होने से कोई फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि वो किसी आने जाने वाले से बातचीत नहीं करती थी। मैंने उन्हें पानी दिया था, इतने में ही मम्मी आ गई थी। मम्मी उनके पास बैठी तो मैं किचन में आ गई थी। जब वो औरत चली गई, तो मैंने मम्मी से हैरानी से पूछा कि मम्मी, ये कौन औरत थी?
मैंने आज से पहले तो इन आंटी को कभी नहीं देखा था। मम्मी कहने लगी कि ये तुम्हारे रिश्ते के लिए आई थी, वो तुम्हारा हाथ मांग रही है अपने बेटे के लिए। मैं हैरानी से मम्मी की तरफ देखने लगी थी। वो औरत तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, डिसेंट सी प्यारी सी औरत थी। मैं सोचने लगी कि उनका बेटा भी ऐसा ही होगा, प्यारा सा। वैसे भी शुरू से ही मेरी यही तमन्ना थी कि मेरा पति हैंडसम हो, खूबसूरत हो, ताकि लोग मेरे पति को देखते रह जाएं और मेरे साथ उसकी तारीफ करें। मम्मी ने मुझसे पूछा, बेटी तुम राजी हो ना? मैंने कहा, मम्मी रिश्ता आपको करना है तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मम्मी कहने लगी कि तुम्हारी मर्जी तो जाननी ही होगी ना। तुम्हारे पापा जिंदा होते तो वो भी आज इतना खुश होते। बेटी, इनका बेटा बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, मेहनती है। इन लोगों का घर भी अपना है। और फिर सबसे अच्छी बात यह है कि घर में लड़की की सिर्फ माँ है और लड़का अकेला है। उसकी सभी बहनों की शादी हो गई है, कोई भाई भी नहीं है। मैंने सोचा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा, मम्मी मुझे भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैं ये कहकर अपने कमरे में आ गई थी। इसके बाद कुछ ही दिनों बाद मेरा रिश्ता तय हो गया था। रिश्ता तय होने की मुझे बहुत खुशी थी, साथ ही इस घर को छोड़कर जाने का अफसोस भी हो रहा था। एक दिन भाभी मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि बड़ी खुश लग रही हो, शादी जो होने जा रही है ना। मैंने कहा, आपको भी खुश हो जाना चाहिए। वैसे भी आपको इस घर में मेरी और मेरी माँ की मौजूदगी अच्छी नहीं लगती। उन्होंने कहा कि बस यही तुम्हारी जुबान की कड़वाहट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ससुराल जा रही हो, अपनी जुबान पर लगाम रखना। ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस कड़वी जुबान की वजह से तुम्हारा पति अगले ही दिन तुम्हें घर से निकाल दे। मैंने कहा कि याद रखना, मेरे जाने के बाद अगर मेरी मम्मी को कोई भी दिक्कत हुई तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी सास से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बेचारी एक तरफ पड़ी रहेंगी मगर कुछ नहीं कहेंगी, तो फिर मेरे क्या सींग लग रहे हैं जो ज़बरदस्ती उनको परेशान करूंगी। मुझे तो हमेशा नफरत तुमसे और तुम्हारी ज़ुबान से रही है, क्योंकि तुम हमेशा कड़वा बोलती हो, तुम्हें कोई बात बर्दाश्त नहीं होती। मगर ये याद रखना कि तुम अभी अपने मायके में हो, यहाँ तुम कुछ भी बर्दाश्त करो या ना करो, हम लोगों ने तो तुम्हें बर्दाश्त किया ही है, मगर ससुराल में ऐसा नहीं चलेगा। ससुराल में तो सब कुछ बर्दाश्त करके रहना ही होगा। मैंने कहा, बस बस, मुझे ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर खुद को जानती हूँ तो आपको भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। भाभी चाहती थी कि वो जैसा चाहे वैसा करें, मगर हम उन्हें कुछ न कहें। मेरी मम्मी तो उनके गलत कामों पर भी उन्हें कुछ नहीं कहती थी, मगर मैं फ़ौरन उनसे सवाल जवाब कर लिया करती थी, इसीलिए मैं उनको बुरी लगती थी। और भैया तो हमेशा अपनी पत्नी की तरफदारी में ही लगे रहते थे। मेरे रिश्ते पर तो भैया भी खुश हुए थे और छोटे भैया का कहना था कि तुम्हारी शादी में हमसे जितना हो सकेगा हम ज़रूर करेंगे। इस बात की मुझे तसल्ली हो गई थी कि चलो, इन लोगों ने इतना तो कहा कि मेरी शादी की जिम्मेदारी लेने के लिए ये लोग तैयार हो गए। अब मुझे ज़्यादा किसी बात की टेंशन नहीं थी। अभी तक मुझे लड़के का फ़ोटो तक नहीं दिखाया गया था और मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे, मगर मैंने अभी तक मम्मी से लड़के के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था और ना ही मम्मी ने मुझे कुछ बताया था। मम्मी तो शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। भैया ने उन्हें शादी के इंतज़ाम के लिए पैसे दे दिए थे। शायद वो लोग भी चाहते थे कि मैं जल्द से जल्द इस घर से निकल जाऊं। मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ शादी के बाद सिर्फ अपनी मम्मी से ही मिलने के लिए आया करूँगी। इन लोगों से मुझे मोहब्बत रही भी नहीं है। मेरी सहेलियाँ मुझसे पूछती थी कि तुम्हारा होने वाला पति कैसा है, मगर मुझे तो खुद उसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं दिल में सोचती थी कि वो अच्छा ही होगा। आखिर उसको मम्मी ने जो पसंद किया है, मैं बस अपने होने वाले पति को एक बार देखना चाहती थी। न जाने वो कैसा होगा, क्या करता होगा। मैं हर बार सोचती थी कि प्यारा होगा और बिजनेसमैन होगा, मगर मुझे क्या पता था कि ज़िंदगी मेरे साथ क्या करने वाली है। सगाई हुई, उसके कुछ समय के बाद ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी और शादी के सिर्फ 15 दिन रह गए थे। मैं तो बहुत खुश थी, अपनी हर चीज़ पसंद से ख़रीद रही थी। मम्मी मुझे कहने लगी कि बेटी तुम बहुत खुश लगती हो। मैंने कहा, मम्मी आप भी तो मेरी शादी से बहुत खुश हो, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। ये सच था कि मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। वैसे तो सारी लड़कियां ही अपनी शादी से बहुत खुश होती हैं। कुछ लड़कियां जाहिर कर देती हैं तो कुछ छुपी रुस्तम होती हैं। मेरी बात सुनकर मम्मी ने मुझे गले से लगा लिया था और कहने लगी कि बेटी देखो, मैं तुम्हारी शादी बड़े अरमानों से कर रही हूँ। तुम्हारे पिता तो तुम्हारी शादी नहीं देख सके, मगर तुमसे यही कहूँगी
कि अपने ससुराल में एडजस्ट करना तुम्हारा रिश्ता बड़ी मुश्किल से लगा है। मैंने कहा मम्मी, आप फिक्र मत करो, आपकी बेटी इतनी कमज़ोर नहीं है और आपकी मोहब्बत को भी बहुत अच्छे से जानती है। मैंने कहा मम्मी, मेरी शादी हो जाएगी तो आप अकेली रह जाओगी। वैसे भी भैया और भाभी का तो दिल्ली शिफ्ट होने का प्लान है और छोटे भैया तो अपने अलग फ्लैट में रहते हैं। फिर आपका ख्याल कौन रखेगा? मम्मी कहने लगी कि नहीं, मैं अकेली नहीं रहूंगी, मैं भी तुम्हारी दादी को अपने पास ले आऊंगी, क्योंकि तुम्हारी चाची अब उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहती। मैंने हैरानी से कहा क्यों मम्मी? मम्मी ने कहा ये उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। मैं उनको अपने साथ रख लूंगी, वैसे भी तुम भी चली जाओगी और तुम्हारे भैया भाभी भी चले जाएंगे तो घर खाली हो जाएगा और तुम्हारी दादी भी वहाँ पर मुश्किल से गुजर कर रही है। तो सोचा कि क्यों ना मैं उनको यहीं पर बुला लूँ, उनका ख्याल रख लूँगी और पुरानी सारी बातें भूल जाऊँगी। अपनी मम्मी की बात सुनकर मुझे खुशी महसूस हुई थी। मम्मी को दादी ने इतना कुछ कहा, उन पर काफ़ी जुल्म भी किए थे, फिर भी मम्मी को दादी का कितना ख्याल था। मैंने गहरी सांस ली और अपनी मम्मी को शादी का सामान दिखाने लग गई थी। आज मेरी हल्दी थी, मगर मैंने अभी तक उस लड़के को नहीं देखा था जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी। मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था उस लड़के को देखने का। मैं उसे देखना चाह भी रही थी, न जाने वो कैसा दिखता होगा। मुझे पता था कि उसने मुझे देखा हुआ है, क्योंकि उसकी माँ मेरी तस्वीर ले गई थी। उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे को देखनी है। मम्मी ने उनको फ़ोटो दे दिया था। आज हल्दी का दिन था और मैंने मम्मी से कहा था कि मुझे लड़की की फ़ोटो दिखा दीजिए। मम्मी ने हैरानी से कहा कि नहीं बेटी, तुम्हें फ़ोटो देखना है और ये तुम्हें आज याद आ रही है कि तुम लड़के को देखना चाहती हो। अब भला ऐसे समय पर मैं उसकी फ़ोटो कहाँ से लाऊं? मैंने कहा कि अच्छा ठीक है मम्मी, फ़ोटो मत दिखाओ, मगर ये तो बता दो कि वो कैसा दिखता है। मम्मी कहने लगी कि बहुत अच्छा दिखता है, वो धोबी है। मम्मी की बात सुनकर मैं आंखें फाड़कर उन्हें देखने लगी थी। जैसा मैंने उसके बारे में सोचा हुआ था, इस पर तो मम्मी ने धोबी का नाम लेकर मेरी सारी ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया था। अब तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही बदसूरत सा लड़का आ रहा था। न जाने वो कैसा होगा। अब मुझे और भी इंटरेस्ट हो रहा था। मैंने गुस्से से मम्मी से कहा मम्मी, तो आप मेरी शादी एक धोबी के साथ कर रही हैं? मम्मी कहने लगी क्या हो गया है बेटी, तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं है और वैसे भी तुम्हारे रिश्ते नहीं आ रहे थे। मैं तुम्हारी शादी के लिए बहुत फिक्रमंद थी। जब ये रिश्ता आया तो मुझे लगा कि जैसे भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए मैंने इस रिश्ते को तुम्हारे लिए कबूल कर लिया। मैंने कहा मम्मी, आपको क्या हो गया है? आप कम से कम देख तो लेती कि आप अपनी पढ़ी लिखी बेटी की शादी किसी धोबी से करवा रही हैं। मम्मी गुस्से से कहने लगी कि अब आगे एक शब्द भी मत बोलना, क्योंकि धोबी इंसान नहीं होते क्या, या फिर वो शैतान होते हैं? खुद ही ज़रा दिमाग से सोच लो। अगर तुम्हारी शादी यहाँ भी नहीं हुई तो फिर मैं तुम्हारी शादी कहाँ करवाऊँ? तुम्हारे भाइयों को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, तो फिर क्या मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें यहीं बैठाए रखूँ? ये सब कहकर मम्मी ने मुझे खामोश करवा दिया था और कमरे से बाहर निकल गई थी। मैं वहीं बैठ गई थी। अगले दिन मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। मेरी सारी नंदें शादीशुदा थीं और सभी बहुत प्यारी थीं, मगर मेरे दिमाग में तो बस धोबी ही बैठ गया था। न जाने वो कैसा होगा। अभी तक मैं उसे देख भी नहीं पाई थी, क्योंकि शादी के मंडप में मैं घूंघट में थी और वो सहरे में था। मैं उसका चेहरा भी नहीं देख सकी थी। थोड़ी देर बाद मुझे कमरे में बिठा दिया गया था। मैं कमरे में बैठी तो अचानक मेरी नज़र सामने दीवार पर लगी तस्वीर पर गई, जो एक लड़की की थी जिनके होठों पर मुस्कुराहट थी। मैं उसे ही देख रही थी। इतने में ही मेरा पति कमरे में आ गया। उसे देखते ही मैं एकदम से बेड से उतर गई थी। वो कहने लगा क्या हो गया है? मैंने हैरानी से कहा कि आप मेरे पति हैं। वो कहने लगा कि जाहिर सी बात है, पति हूँ तभी तो कमरे में आया हूँ। वो बहुत ही सुंदर था। वो तो कहीं से भी धोबी नहीं लग रहा था। उसने कहा सुकून से बैठ जाओ, ऐसे उछल क्यों रही हो? मैंने उसकी बात सुनकर सर इनकार में हिला दिया था और वहीं बेड पर बैठ गई थी। फिर वो मेरे बराबर में बैठकर मुझसे बातें करने लगा। मैंने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे यकीन नहीं था कि आप ऐसे होंगे। वो कहने लगा कि क्यों, मेरे सर पर सींग होने चाहिए थे क्या? वो भी मुझसे बात कर ही रहा था, एकदम से परेशान होकर उठ गया और साइड पर गया। उसकी आवाज़ मुझ तक पहुंच रही थी। वो किसी को फ़ोन पर कुछ समझा रहा था, साथ ही वो परेशान भी था। थोड़ी देर बाद वो मेरी तरफ आया और कहने लगा कि तुम चेंज कर लो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सोना है।
मैं उसकी तरफ हैरानी से देखती जा रही थी। वो एकदम से कैसे बदल गया था मेरे साथ। पता नहीं किसका फ़ोन आया था उसके पास। मैं वहाँ बेड से उठी तो वो करवट लेकर लेट गया था। मैं वहीं काफ़ी देर तक बैठी रही थी, मगर मेरे पति ने पलटकर मुझसे कोई बात नहीं की थी। मैंने देखा उसका न जाने रात के समय तक मोबाइल बजता रहा था, मैसेज और कॉल्स आते रहे, मगर वो सो गया था और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं उसे जगाकर बता सकूं कि उसके मोबाइल पर किसी का फ़ोन आ रहा है, और ना ही मैंने खुद फ़ोन रिसीव किया था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ था कि मैं कब सो गई। मुझे बातों की आवाज़ आने लगी। मेरा पति किसी के साथ बातें कर रहा था और कह रहा था कि पागलों वाली बातें मत करो। मैंने कुछ भी खुशी से नहीं किया है। मैं अपने घर वालों को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो फ़ोन पर सुबह सुबह न जाने किसके साथ लगा हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा, एकदम से फ़ोन बंद कर दिया था और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लग गया। मैंने कहा, इतनी सुबह सुबह किसके साथ झगड़ा कर रहे थे? मेरी बात सुनकर वो घबरा गया था और कहने लगा, नहीं नहीं, मैं तो किसी के साथ भी झगड़ा नहीं कर रहा था। बस मेरा एक दोस्त था, उससे बातें कर रहा था। मैंने बस हाँ में सर हिला दिया था और फ्रेश होने के लिए चली गई थी। थोड़ी देर बाद जब मैं फ्रेश होकर वापस आई तो वो सामने बैठा हुआ था। मुझसे कहने लगा कि मैं नाश्ता कर चुका हूँ, मम्मी तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती ही होंगी। मैंने उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया था। वो बहुत ही अजीब टाइप का आदमी था। कुछ दिन गुजर गए थे, वो अपने काम पर लग गया था। मुझे पहले लगा था मम्मी ने शायद मेरे साथ मजाक किया है कि वो धोबी है, मगर वो तो सच में धोबी ही था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो धोबी होगा। मैं किचन में काम कर रही थी, मेरी सास भी वहीं थी। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि आंटी, आपका बेटा पढ़ा लिखा नहीं है क्या? वो हैरानी से मेरी तरफ देखकर कहने लगीं कि क्यों, तुम्हें मेरा बेटा अनपढ़ लगता है क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, वो मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ। पढ़े लिखे तो लगते हैं, मगर उनका काम जो है वो थोड़ा अजीब है। मेरी सास मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि मेरा बेटा अपनी मर्जी का मालिक है, जो दिल में आता है वही करता है। हमने तो उसे बहुत पढ़ाया लिखाया और कहा कि अच्छी नौकरी कर ले, मगर उसकी अपनी मर्जी, उसने कहा कि धोबी बनना है। तो सारे परिवार वालों ने बहुत बातें की कि लड़का इतना पढ़ लिख कर लोगों के कपड़े धोएगा, मगर हम क्या करते? इकलौता बेटा है, उसकी बात नहीं मानते तो ठीक नहीं रहता। उनकी बात सुनकर मुझे हैरानी हुई थी कि पहला लड़का मैंने ऐसे देखा था जिसे ऐसा काम करने का शौक था। न जाने उसके काम में ऐसा भी क्या था। उसने नौकरी भी नहीं की थी, कोई बिजनेस भी नहीं था, बल्कि एक छोटा सा काम क्यों कर रहा है। मुझे तो हैरानी हो रही थी और उसे ऐसा काम करते हुए शर्म भी नहीं आती थी। मतलब वो एक लड़का होकर कपड़े धोता है। मेरी सास कहने लगी, घर में भी हमारे कपड़े वही धोता है, अगर मना कर दूं तो झगड़ने लग जाता है। मैं तो खुद उससे बहुत परेशान हूँ। मुझे तो लगता था उससे कोई शादी भी नहीं करेगी। मैं उनकी बात सुनकर मन ही मन में सोचने लगी, अगर मुझे पहले पता चलता तो मैं कौन सा आपके इस बेटे से शादी करने के लिए तैयार बैठी थी। ऐसे पागल इंसान से शादी तो कोई पागल ही लड़की करेगी। ऐसे काम पागलों के ही हो सकते हैं। एक अक्लमंद इंसान तो ऐसा करने से रहा। रात के समय मैं कमरे में बैठी हुई थी। मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। मैंने उसके मुंह की तरफ देखा और कहा कि लगता है आज कुछ ज्यादा ही कपड़े धोए थे आपने, आप थके हुए लग रहे हो। वो मेरी तरफ देखकर हंसने लगा और कहने लगा, हाँ, तुम औरतों को क्या पता कि कितना मुश्किल होता है ये काम। मैं उसके हुलिये पर नजर डालने लगी। कहीं से भी वो थका हुआ तो नहीं लग रहा था। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी और उसने मेरी बात को पकड़ लिया था। उसका चेहरा भी साफ था, जैसे कुछ भी हुआ ही ना हो। मैंने गहरी सांस ली और कहा कि तुम बहुत ही पागल इंसान हो। वो एकदम से गुस्से में आ गया था और कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे पागल कहने की? मैं पागल नहीं हूँ। आइंदा अगर तुमने मुझे पागल कहा तो तुम अपनी हालत की खुद जिम्मेदार होगी। वो गुस्से में चिल्लाता हुआ कहने लगा। मुझे उससे बहुत डर लगने लगा था। मैंने इतनी बड़ी बात भी नहीं कही थी जितना उसे गुस्सा आ गया था, जैसे वो चिढ़ रहा था। मैंने कहा कि आपको क्या हो गया, मैं तो मजाक कर रही थी। वो कहने लगा कि आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मुझे तो उसकी बातें सुनकर ही गुस्सा आने लगा था। अब तो मुझ में वहम हो गया था, वो एक नंबर का पागल इंसान है। जैसे उसने गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया था, हद हो गई थी। वो कमरे से बाहर निकल गया। मैंने गुस्से में अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया। जैसे ही उन्होंने फ़ोन रिसीव किया तो मैंने गुस्से में उनसे कह दिया कि क्यों इस पागल के साथ मेरी शादी कर दी है आपने? एक नंबर का पागल इंसान है।
वो कहने लगी कि क्या हो गया है, क्या कर दिया उसने, जो तुम ऐसे कह रही हो। मैंने कहा मैंने तो मजाक में उसे पागल कहा था और वो तो सच में पागलों की तरह मुझसे झगड़ने लगा। मेरी बात सुनकर मम्मी कहने लगी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने गलत बात की है उसके साथ, वो तुम्हारा पति है। मैंने हैरानी से कहा कि मम्मी, वो मेरा पति है तो मेरे साथ ऐसा करेगा। मैंने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया था। मुझे तो इस इंसान पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। रात का न जाने कौन सा टाइम हो गया था, मगर वो अभी तक घर नहीं आया था। मैं गुस्से में कमरे से बाहर निकली, देखा तो वो छत से नीचे आ रहा था। उसके हाथ में कोई दवाई जैसी बोतल थी। मुझे हैरानी हुई, वो छत पर कहाँ से दवाई लेकर आ रहा था। मैं उसकी तरफ हुई और उससे सीरियस होकर पूछा कि छत पर क्यों गए थे इतनी रात में। वो मेरी तरफ देखकर हैरानी से कहने लगा कि जहाँ भी गया था तुमको क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि आपके हाथ में क्या है। वो मेरे हाथ में पकड़ाकर कहने लगा कि तुम खुद ही देख लो, मेडिसिन है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था तो उसकी दवाई है। मैंने कहा तो फिर ये आप छत से क्यों लेकर आ रहे हो। वो कहने लगा तुम बहुत सवाल करती हो, छत पर बने कमरे में रखी हुई थी तो उठाकर लाया हूँ। हर बात पर शक करना तुम औरतों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे फिर से गुस्सा आ गया। मैंने कहा तुम लोगों की प्रॉब्लम होता है शक करना, तुम मर्द ऐसे ही होते हो कि औरतें तुम पर शक करें। वो हंसते हुए कहने लगा कि अच्छा अच्छा, अब बस करो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। वो इतना कहकर वहां से चला गया था अपने कमरे में और मैं हैरान थी कि पता नहीं उसे क्या परेशानी थी। कभी उसे कुछ हो जाता था तो कभी कुछ हो जाता था। मैं गुस्से में कमरे में आई, मेरे आते ही वो भी सो चुका था। मुझे गुस्सा आ गया था, मुझे उससे बात करनी थी और वो तो मुझसे दूर दूर ही भागता था। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा। अगले दिन को सुबह के समय मेरे कपड़े उठा रहा था। मैंने गुस्से में कहा ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहने लगा कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो रहे हैं, धो देता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने कपड़े खुद धो लूँगी। वो कहने लगा कि क्या हो गया है, मेरा तो ये काम है, तो मैं तुम्हारे कपड़े भी धो दूंगा। उनके हाथ में बहुत सारे कपड़े थे और वो कपड़े लेकर छत की तरफ चले गए थे। मोहल्ले के काफ़ी सारे लोग उन्हें कपड़े धोने के लिए दिया करते थे और वो कपड़े लेकर बाहर चले जाते थे और वापस ले आते थे। आज वो आए तो उनके हाथ में थोड़े से कपड़े थे। मैंने हैरानी से पूछा कि ये किसके कपड़े हैं और आप इनको छत पर क्यों लेकर जा रहे हो। वो मेरी बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गया और कहने लगा कि ये वो पड़ोसन के कपड़े हैं। दरअसल इनमें से बहुत बदबू आती है, इसलिए मैं इनको छत पर धो देता हूँ। मैंने कहा कि लाओ मैं धो देती हूँ, मगर वो नहीं में सर हिलाता हुआ कहने लगा कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम जाकर अपना काम करो। मैंने कहा वैसे तो ये काम आदमियों का भी नहीं होता। मेरी बात सुनकर उसने गुस्से में मुझे देखा। मैं वहां से अपने कमरे में आ गई, मगर मुझे हैरत हो रही थी कि उसके कपड़े बाहर क्यों नहीं धोए जा सकते थे, जहां पर बाकियों के धुलते थे। मैं जानना चाहती थी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैं उसका इंतज़ार करती रही। वो रात को कमरे में आया। मैंने सीरियस होकर उसकी तरफ देखते हुए कहा कि कमाल की बात है, बड़े जल्दी कपड़े धुल गए। मेरी बात सुनकर वो हंसते हुए कहने लगा कि नहीं, मैं कपड़े धोकर छत पर ही बैठ गया था, सोचा सूख जाएंगी तो पड़ोसन के घर पर ही दे दूंगा। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखकर कहा वाह जी, आप तो बड़े अक्लमंद इंसान हैं। मेरी बात सुनकर वो हंसते हुए कहने लगा बस कभी गुरूर नहीं किया अक्लमंद होने का, और इस बात पर हम दोनों हंसने लगे। वो कहने लगा कि मुझे नींद आ रही है और मैं सोने जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है सो जाओ, मैंने कब मना किया है। मैं कमरे से बाहर चली गई और छत पर आ गई। जब मैं छत पर आई तो मुझे अचानक से एक आवाज़ आई, तुम फिर आ गए। मैंने हैरानी से उधर की तरफ देखा तो एक लड़की थी। जब उसने मेरी तरफ देखा तो हंसती हुई कहने लगी कि आप फिर आ गईं। मैंने कहा क्यों, मैं हर बार तो छत पर नहीं आती, आज मैं अपनी शादी के बाद पहली बार छत पर आई हूँ। उसने कहा पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे ऐसा लगा जैसे पहले भी आप ही थीं। मुझे वो लड़की बड़ी अजीब लग रही थी। वैसे तो मुझसे बातें कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे मुझ पर गुस्सा आ रहा है। जिस तरह से वो मुझसे बातें कर रही थी, मैंने तंग आकर कहा कि क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है। वो कहने लगी कि मुझे भला आपसे क्या प्रॉब्लम होगी। वो नाक चिढ़ाकर बोली तो मुझे उसकी बात पर गुस्सा आया। मैंने कहा तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है, तभी तो मुझसे इस तरह की बातें कर रही हो। वो कहने लगी कि मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं पहले ही छत पर थी, फिर तुम आ गई हो। मैंने हैरानी से कहा तुम में बात करने की तमीज़ नहीं है। वो नहीं में सर हिलाते हुए कहने लगी कि नहीं है मुझ में तमीज़, तुम जाओ यहाँ से, पहले ही तुम मुझे बहुत बुरी लगती हो। उसकी बात सुनकर मैंने कहा
कि यही तो मैं भी तुमसे पहले से कह रही थी कि मैं तुम्हें इतनी बुरी क्यों लगती हूँ। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा तो वो दीवार कूदकर अपनी छत पर चली गई और फिर उसके बाद नीचे चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मुझे बहुत ही अजीब किस्म की लड़की लगी थी। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी। अचानक से मुझे उस लड़की की आवाज़ आई। मैंने किचन से बाहर झांक कर देखा तो वो लड़की मेरे सास के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं किचन से बाहर निकली तो वो मेरी तरफ देखकर मेरी सास से कहने लगी कि आपकी बहू में तो तमीज़ ही नहीं। मैंने आंखें फाड़कर उसकी तरफ देखा और कहा कि बहन, मैंने तुम्हें ऐसा भी क्या कह दिया जो मुझ में तमीज़ नहीं है। मेरी सास ने मुझे अंदर जाने का इशारा दिया। मैं उसे घूरते हुई कमरे में आ गई तो कुछ देर के बाद मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी, बेटा, वो लड़की कुछ कहती है तो तुम आगे से कुछ मत बोला करो। मैंने हैरान होकर कहा कि क्यों? वो मुझे कुछ भी कहे तो क्या मैं खामोश हो जाऊं? मेरी सास कहने लगी कि ये लड़की थोड़ी पागल सी है। मतलब इसके घरवाले इसे बहुत प्यार करते हैं। ये हर समय बीमार रहती है तो इस वजह से इसे कोई कुछ नहीं कहता। वैसे ये लड़की बहुत अच्छी है। देखना तुम, अगली बार फिर कभी ये मिलेगी तो ये तुम्हारे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आएगी। अपनी सास की बातें सुनकर मैंने कहा कि अच्छा, फिर तो मुझे उस बेचारी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब मुझे भी शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, शाम के समय मेरा पति आया और छत की तरफ जाने लगा। मैं उसकी तरफ देखने लगी कि वो कहाँ जा रहा है। उसने मुझे अपने पीछे आने से मना कर दिया। मैं अपने कमरे की तरफ चली गई। जब वो छत से नीचे आया तो मैंने सीरियस होकर पूछा कि आज फिर पड़ोसन के कपड़े धोने गए थे क्या? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने गहरी सांस ली और कहा कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो मत करो। वैसे भी मेरी गलती तो बता दो जिसकी वजह से तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने गुस्से में कहा कि नहीं बात करनी तो भाड़ में जाओ। मेरी बात सुनकर वो गुस्सा करने लगा, कहने लगा, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझसे तमीज़ से बात किया करो। मैं भी गुस्से में आ गई थी। मैंने भी कह दिया, नहीं करूँगी तुमसे तमीज़ से बात। तभी वो मुझे थप्पड़ मारने लगा। फिर उसका हाथ हवा में ही रुक गया था। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। इसका मतलब ये था कि वो मुझ पर हाथ उठाने की हद तक आ गया था। मैं कमरे से जाने लगी तो उसने मेरा बाजू पकड़ लिया और सॉरी करने लगा। मैंने गुस्से में कहा कि आप सॉरी क्यों कह रहे हो? तुमने मुझे मारने के लिए हाथ उठा लिया। वो कहने लगा, सॉरी यार, मुझे पता ही नहीं चला मुझे कब गुस्सा आ गया था। मैंने कहा तो फिर ठीक है, ये गुस्सा किसी और को दिखाया करो, मुझे मत दिखाना। मैं गुस्से में सास के पास चली गई थी और रोते हुए अपने आंसू साफ करने लगी। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि क्या हुआ है? मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उनको सब कुछ बता दूं, मगर फिर मैं खामोश हो गई। मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई थी उन्हें कुछ भी बताने की। लेकिन मुझे अब डर भी लग रहा था। वो मुझ पर हाथ भी उठा सकता था अगर इस हद तक चला गया। अगले दिन मेरी सुबह आँख खुली तो मेरा पति कमरे में मौजूद नहीं था। मैं हैरानी से इर्द गिर्द देखने लगी। वो इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकता है? मैं कमरे से बाहर आई तो वो छत से नीचे उतर रहा था। मुझे बहुत हैरानी हुई कि इतनी सुबह सुबह छत पर आखिर क्या काम हो सकता है जो वो इतनी जल्दी छत पर चला गया था। उसके उतरने के बाद मैं भी छत पर चली गई थी। ठंडी हवा चल रही थी और पड़ोसन की लड़की भी वहीं खड़ी हुई थी। वही लड़की जो पहले भी मेरे साथ बदतमीजी कर चुकी थी। मैंने उससे कहा कि इतनी सुबह सुबह छत पर क्या हो रहा है? वो हंसते हुए कहने लगी कि बस ऐसे ही, मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है। आज वो बहुत अच्छे मूड में लग रही थी। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, वो तो मुझे नजर आ ही रहा है कि कितनी अच्छी हवा चल रही है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दी थी। मैं छत से नीचे आ गई थी मगर वो लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही थी। मुझे तो अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मेरा पति कपड़े लेकर चला गया था। मैं सारा दिन कामों में बिजी रही। शाम के समय कमरे में आई तो मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था और सोच लिया था कि आज अपने पति को कमरे में भी नहीं आने दूंगी। उसने अच्छा खासा तमाशा बनाया हुआ था मेरे साथ। मेरी कोई बात नहीं सुनता था, कुछ बोलता भी नहीं था। बहुत ही अजीब हो गया था, पागल किस्म का। मुझे तो वो अब पागल ही लगता था। उसकी बातें, उसकी हरकतें भी पागलों वाली थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरा पति कहने लगा कि दरवाज़ा खोलो। मैंने गुस्से में कहा कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलना चाहती। वो कहने लगा, क्या हो गया है, क्यों नहीं खोलना चाहती? मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है, दरवाज़ा खोलो। उसकी बात सुनकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया था। वो सामने खड़ा हुआ था। मैंने गुस्से में कहा कि बोलो,
क्या बात करनी है? वो कहने लगा कि तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो? मेरे ही कमरे में मुझे नहीं आने दे रही। और फिर वो हंसते हुए कहने लगा कि कमाल ही हो गया है, मेरे ही घर में मुझे ही नहीं आने दिया जा रहा। मैंने गुस्से से कहा, तुम इस बात पर इतना क्यों हंस रहे हो? वो कहने लगा कि अच्छा, अंदर कमरे में आऊं, एक बात करनी है तुमसे। और मैं उसके पास गई और मैंने उसकी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगा कि ठीक है, मत सुनो मेरी बात, बाद में कुछ मत कहना। मैंने भी गुस्से में कह दिया कि नहीं कहूँगी, पहले ही तुम जो कुछ करते हो उस पर भी तो मैंने कभी कुछ नहीं कहा जो अब कहूँगी। मैंने सीरियस होकर कह दिया और वहाँ से उठकर बाहर आ गई। नींद की वजह से मेरी आंखें दर्द कर रही थी, लेकिन मुझे सोना नहीं था, मैं जागना चाहती थी और मैं काफ़ी रात तक बेवजह ही जागती रही। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों जाग रही हूँ, मेरे जागने का मकसद क्या था, बेमकसद ही क्यों जाग रही हूँ। काफ़ी देर बाद कमरे में गई और जाकर सोने के लिए लेट गई। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरी आंख लग गई। फिर सुबह के समय मेरी आंख खुल गई। मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो मेरा पति जा चुका था अपने काम पर। मैंने गहरी सांस ली और अपने कामों में बिजी हो गई थी। काम से थककर मैं आकर बैठी तो इतने में ही एक औरत मेरी सास के पास आकर बैठ गई थी। मैं भी वहीं पर बैठ गई थी। वो औरत मेरी सास को बताने लगी कि आपके पड़ोस में जो औरत रहती है उसकी जवान बेटी है, पता है आपको, वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई। ये बात सुनकर तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। मैं उसकी तरफ देखे जा रही थी। मुझे याद आया कि वो लड़की तो बहुत मासूम लगती थी और मेरी सास ने बताया था कि वो दिमाग से पागल भी है, हमारी पड़ोसन की बेटी। ये सुनकर तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा था कि वो सच कह रही है। मैं बस मुंह खोलकर देख रही थी। मुझे बहुत ही हैरानी हो रही थी। वो बिल्कुल भी मुझे ऐसी नहीं लगी थी। मैं घबरा गई, वहां से उठकर आ गई। तो मुझे अपने पति पर शक हो रहा था। जब वो छत पर होती थी तभी मेरा पति भी छत पर होता था। मैं सीरियस होकर सोचने लगी कि कुछ तो था, न जाने मेरा पति मुझसे क्या छुपा रहा था। रात हुई तो मेरा पति आया, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि उससे कुछ पूछ सकूं। मैंने गहरी सांस ली और सो गई थी। अगले दिन फिर से मेरा पति पड़ोसन के कपड़े लाया और छत पर लेकर चला गया था। शाम का समय था। जब वक्त गुजर गया, रात हो गई। मैं अपने पति के पीछे छत पर चली गई थी और छुप कर देखा तो मेरी जान ही निकल गई। मेरा पति उसे खामोश करवा रहा था। वो पड़ोसन की बेटी रो रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और सीरियस होकर पूछा, ये क्या हो रहा है? वो लड़की एकदम से डर गई और मेरे पति के गले से लग गई। मैंने गुस्से में कहा कि छोड़ो मेरे पति को। वो डरी हुई थी और मेरे पति के गले से बिल्कुल ऐसे लगी हुई थी जैसे कोई बच्चा लग जाता है। मगर मैं उससे बार बार कह रही थी कि हटो मेरे पति के पास से। मेरे पति को एकदम से गुस्सा आ गया। वो कहने लगा कि तुम हटो यहाँ से, और हाँ, कान खोलकर सुन लो कि ये मेरी पत्नी है। अपने पति के मुंह से ये शब्द सुनकर तो मुझे ना जाने क्या हुआ था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मैं रोती हुई नीचे आ गई थी और कमरे में आकर बेड पर बैठ गई थी और रोने लगी। थोड़ी देर बाद ही मेरा पति आया और मेरे पास आकर बैठ गया था। मैंने गुस्से में कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। वो कहने लगा कि देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने कहा, उसके भी तो होना। मेरा पति कहने लगा कि देखो, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये सब सुनकर मुझे बहुत जलन महसूस हुई थी। मैंने कहा, मोहब्बत करते थे तो फिर उसी के पास वापस चले जाओ। मुझसे शादी क्यों की तुमने? वो कहने लगा कि नहीं जाऊंगा उसके पास, अभी तो वहां से आया हूँ। मैं उठकर खड़ी हो गई थी। वो मेरे सामने आकर मेरे आंसू साफ करने लगा। मैंने गुस्से से कहा, तो फिर तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? उसी से शादी करनी थी ना? वो कहने लगा, तुम जानती हो, उसकी बहुत कम जिंदगी है, उसे ब्रेन ट्यूमर है और नहीं पता कि वो कब तक इस दुनिया से चली जाएगी। मैं पहले से ही उससे प्यार करता हूँ। एक दिन मैं छत पर चल रहा था तो उससे बातें करने लग गया। उसने मुझे अपनी बीमारी के बारे में बताया। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ था। धीरे धीरे हम दोनों अच्छे दोस्त बने, फिर मोहब्बत हो गई। वो कहती थी कि कभी भी तुम्हारे घर वाले मेरे साथ शादी के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है। मैं मर गई तो? मैंने उसे समझाया कि जाना तो एक न एक दिन दुनिया से सबको ही है, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मैंने फिर भी उससे छुपकर शादी कर ली थी, मगर अब उसके घर वालों को पता चल गया और मेरे घर वालों को भी। मम्मी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने मेरी शादी ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ करवा दी। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, मगर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि अगर मैंने उनकी मर्जी के मुताबिक शादी नहीं की तो वो अपनी जान दे देंगी। इतना कहकर वो रो गया था।
उसकी बातें सुनकर मैंने आगे कुछ नहीं कहा और गहरी नज़र लेकर रोने लगी। वो खामोश करवाने लगा था। मैंने कहा, इस सब में मेरा क्या कसूर था और आप उसके कपड़े क्यों छत पर लेकर जाकर धोते हैं? तो उसने कहा कि मैं एक ऑफिस में नौकरी भी करता हूँ, मगर वहाँ पर बस मुझे सिर्फ कुछ घंटे ही जाना होता है। बाकी कपड़े वगैरह मैं धुलवा कर देता था, खुद नहीं धोता। मैं छत पर बहाने से जाता हूँ और सारा समय नीलिमा के साथ गुजारता हूँ। नीलिमा की ज़िंदगी बहुत कम है। कपड़े मैं इस वजह से लेकर आता था ताकि छत पर ले जाकर उससे मिल सकूं, उसकी बातें सुन सकूं। अपने पति की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था, मगर मैंने कुछ भी नहीं कहा था। पति ने मुझे बताया कि नीलिमा प्रेग्नेंट है और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। मैं फूट फूट कर रो रही थी। अब मुझे अफसोस हो रहा था कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। इस बार मैं चाहती तो अपने पति को मुंहतोड़ जवाब दे सकती थी, मगर वो बेचारी थी, बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रही थी। उसकी भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि हर इंसान को मोहब्बत करने का और मोहब्बत पाने का हक होता है। उसका इलाज पॉसिबल नहीं था। मैंने ही अपना दिल बड़ा किया और इस बार मैंने गलतियों को नज़रअंदाज किया था, बल्कि उन पर गुस्सा भी नहीं किया था। मैंने अपने पति से कुछ नहीं कहा और मैं घर में कुछ दिन तक ऐसे ही रही जैसे मैं हूँ ही नहीं। कुछ समय के बाद नीलिमा के घर वालों को पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है और जब उसने मेरे पति की बेटी को जन्म दिया तो उस दौरान उसकी मौत हो गई। फिर वो अपनी निशानी इस दुनिया में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। मेरा पति उस दिन बहुत उदास हुआ था। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अभी तक मैं हमेशा उस पर गुस्सा करती रही हूँ, लेकिन अब अपना दिल बड़ा करूंगी, क्योंकि अगर मैं उसे छोड़कर मायके चली गई तो वहाँ मेरी माँ भी उदास हो जाएगी और मेरी भाभी को भी बहाना मिल जाएगा कि मैंने ससुराल में निभाना नहीं सीखा। मैंने नीलिमा की बेटी को अपने पास रख लिया और उसकी परवरिश खुद करने लगी। मेरे पति को ये बात बहुत अच्छी लगी थी। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात पर हुई थी कि मेरा पति धोबी नहीं था, बल्कि उसकी मोहब्बत ने उसे धोबी बना दिया था। मैंने जब उसकी बेटी की परवरिश की तो वो मुझे नीलिमा से भी ज़्यादा मोहब्बत करने लगा और जिस पति के लिए मैं तरस रही थी, जैसी मोहब्बत मुझे शादी के बाद चाहिए थी, मेरे पति ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की और मुझे वही मोहब्बत और इज्जत दी जो हर पत्नी को मिलनी चाहिए। मेरी शादी को अब 7 साल हो चुके हैं और नीलिमा की बेटी 6 साल की हो गई है, मगर वो मुझे मम्मी कहती है। इतने सालों में ऊपर वाले ने मुझे माँ बनने की खुशी नहीं दी, क्योंकि मैंने अपना चेकअप करवाया था जिसमें ये बात क्लियर हो गई थी कि मैं बांझ हूँ, मगर मैं ये नहीं समझती। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, क्योंकि नीलिमा की बेटी मुझे अपनी माँ कहती है और मैं उसे एक माँ की तरह ही ट्रीट करती हूँ। मैंने कभी उसे गैर नहीं समझा। शायद नीलिमा की बेटी मेरी ज़िंदगी में इसीलिए शामिल हुई ताकि ऊपर वाला मेरी गोद भर सके। मैं बहुत खुश हूँ अपने पति के साथ, अपनी बेटी के साथ, और मेरा पति हमेशा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।